हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास। आज कवर करेंगे अंग्रेजी और हिंदी का जो 30 अंक का क्वेश्चन पेपर आने वाला है पार्ट 1 का। इसमें हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये 6 to 8 में भी आएंगे और 1 to 5 में भी आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल्ड फॉर्म में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे सारे के सारे ऑप्शंस कवर करें और जितना डिटेल में जा सकते हैं उतना हम डिटेल में जाएंगे ताकि मोस्टली चीजें आपकी कवर होती चली जाए। और भी इसके अलावा मैंने कई सेट्स प्रोवाइड कराए हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमें सिनोनिम बताना है कंडोन का। कंडोन माने होता है किसी को माफ कर देना। क्या होता है कंडोन का मतलब? माफ करना। तो माफ करने का और कौन से शब्द यहाँ पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब भी होता है माफ कर देना। एक्सक्यूज का मतलब भी होता है माफ करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपस में सिनोनिम है। रिजॉइस का मतलब होता है मतलब खुशी, हैप्पीनेस। पनिश का मतलब होता है सजा देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से सिनोनिम ही आया है। तो रिलीज, रिलीज का सिनोनिम, रिलीज मतलब होता है मुक्त कर देना। रिलीज का मतलब क्या होता है? मुक्त करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा फ्री। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होल्ड का मतलब होता है रोक के रखना। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सारी की सारी सिनोनिम्स ही आ गए। क्या? एवर्जन। एवर्जन का सिनोनिम क्या होता है? एवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना। जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिसलाइक करना। ठीक है, एवर्जन का मतलब हो जाएगा। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? बाधा, इम्पेडिमेंट। इसका जो सिनोनिम होता है इम्पेडिमेंट होता है। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर यानी कि रिच। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखिएगा, एग्जाम्स में काफी देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, द फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस। तो प्रिंस का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? प्रिंसली नहीं होगा, प्रिंसेस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वीन भी नहीं होगा, क्वीन तो किंग का होता है। ठीक है, क्वीन जो होता है किंग का होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5, विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होती है ईस्ट। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ। तो वेस्ट के अपोजिट ईस्ट होती है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होती है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं वेस्ट के अपोजिट, तो यहाँ पे वेस्ट के अपोजिट क्या होगी? ईस्ट होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी अभी जो 1.0 वाली भर्ती हो चुकी है इसमें देखने के लिए मिले थे। प्रश्न नंबर 6 है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गवर्नमेंट तो सही है, गवर्नमेंट ये गलत है क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्पेलिंग होती है GOVERNMENT। गवर्नमेंट होता है, वैसे एन साइलेंट होता है तो गवर्नमेंट बोलते हैं। ग्रेसफुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेलिंग जो है वो गलत है। GOVERNMENT ये होती है सही स्पेलिंग। ये फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, जो आपको जो भाग 2 आने वाला है आपके एग्जाम्स में, उसमें आपका 40 नंबर का जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमने स्पेशली ये ई बुक तैयार कर दी है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, भारत का संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, कंप्यूटर जी को ए टू जेड सारे क्वेश्चंस आपको वन लाइनर फॉर्म में इसमें मिल जाएंगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जो ई बुक है ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है और ये बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल ई बुक होने वाली है। साथ ही हमने करंट अफेयर्स की बुक तैयार कर दी है और सामान्य विज्ञान की भी ई बुक्स हमारी रेडी है और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम में 100% सफलता चाहते हैं तो इन ई बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका एंटोनिम बताना है फास्टिन। फास्टिन का मतलब होता है बांधना। क्या मतलब होता है फास्टिन का? फास्टिन का मतलब होता है बांधना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा खोलना। तो रिलीज यानी मुक्त करना। तो ऑप्शन नंबर एकदम सही होगा। अटैच मतलब होता है जुड़ाव। ठीक है, और कैच मतलब होता है पकड़ना। प्रश्न नंबर 8 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब हमको ईडियम बताना है। ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स का मतलब होता है कि किसी का नाम लेकर के, है ना, कोई कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जो बहुत फेमस है उसका नाम लेकर के आप दूसरों को इंप्रेस करें। तो नेम फेमस पीपल टू इंप्रेस अदर्स। जैसे हम लोग होता नहीं है, मतलब आपने देखा होगा कोई फेंकने वाले लोग होते हैं, तो कोई बहुत फेमस आदमी होता है तो बताते हैं वो हमारा दोस्त है या हमारे दोस्त का दोस्त है। इस तरह से लोगों को इंप्रेस करने के लिए किसी फेमस व्यक्ति का नाम लेते हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं ड्रॉप नेम्स।
प्रश्न नंबर 9 है, ये हिंदी का है। 8 प्रश्न आपको वहां पर इंग्लिश के देखने के लिए मिलेंगे, बाकी आपको हिंदी के 22 प्रश्न मिलेंगे। इस तरह से आपको 33 प्रश्न मिलने वाले हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। तो सही वर्तनी, क्या उज्ज्वल सही है? नहीं लिखा, गलत लिखा है। उज्ज्वल भी नहीं होता है, उज्ज्वल भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। कोई सा भी सही नहीं है। उज्ज्वल इस तरह से लिखते हैं, ये सही वर्तनी है। दोनों में ही आधा जा लगा होता है, ये करेक्ट है, बाकी सारे ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे एकदम सही होगा। प्रश्न नंबर 10 लेंगे, छाती पर सांप लूटना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? काफी फेमस है। साहस का काम करना ना, ये तो गलत है। ईर्ष्या करना, ये यहाँ पे सबसे सुटेबल ऑप्शन है। तो छाती पर सांप लूटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना। कष्ट पाना भी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है, सिंह वन में रहता है, रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में भी कारक के विषय में बताया था, इस बार भी बता देता हूं। तो अधिकरण इसमें कारक होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं सारे। देखिए, आपको चिन्ह के साथ में याद रखना होगा। जैसे कर्ता के साथ ने आता है, कर्ता ने कर्म को, करण करण से। अभी आपको सारे समझा भी दूंगा अगर आपको नहीं आते हैं, और आते हैं तो आप जरा देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ नई चीज देखने के लिए मिल जाए। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान, अपादान से अलग, अपादान से अलग। संबंध, संबंध का, की, के। अधिकरण, अधिकरण कारक में, पर। ठीक है, इस तरह के वहां पे आपको कारक चिन्ह मिल जाएंगे। और फिर होता है संबोधन कारक। संबोधन में जो चिन्ह होता है वो होता है हे, भो, अरे, है ना, इस तरह के चिन्ह होते हैं। तो अगर कहीं ने शब्द मिल जाए, मतलब ने चिन्ह मिले, तो आप जान जाइए कर्ता कारक है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो को, अगर यहाँ पे को का चिन्ह आएगा तो कर्म कारक है। करण, यानी राम ने रावण को तलवार से मारा। इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो से यानी या फिर राधा ने चाकू से सब्जी काटी, तो से आ जाएगा, तो करण कारक। संप्रदान के लिए होता है, ठीक है। मान लीजिए राजा ने गरीबों को कंबल दान किए, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक से अलग, पेड़ से पत्ता गिरा, पहाड़ से नदी निकली, इस तरह के जब आते हैं सेंटेंसेस, उसमें अपादान कारक होता है। लेकिन यहाँ पर अधिकरण कारक है में है ना, वन में, तो में हो, पर हो, अधिकरण कारक होता है। संबंध होगा तो काकी के आता है। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे, आपको रिवीजन भी हो गया होगा आपका। इसी तरह मैं आपको सारा रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मुंह में ठेपी देना, इसका क्या मतलब होगा मुहावरे का? बोलने की हिम्मत ना होना, कुछ बोलने ना देना, ये सबसे सुटेबल लग रहा है और यही सही भी है, ठीक है। तो कुछ बोलने ना देना, ये होता है मुंह में ठेपी देना, मुहावरे का अर्थ। प्रश्न नंबर 13 है, नमक मिर्च लगाना। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। बहुत सारे लोग होते हैं बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, नमक मिर्च लगा के बोलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जुगुप्सा स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा स्थायी भाव जो है ये संबंधित है विभत्स रस से। किस चीज से? विभत्स रस से संबंधित है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका होता है विस्मय। क्या होता है स्थायी भाव? विस्मय या आश्चर्य, ये इसका स्थायी भाव होता है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध, गुस्सा, ठीक है। और विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा होता है। तो रस के बारे में मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, टोटल 9 रस होते हैं और इनके स्थायी भाव 9 होते हैं। कभी कभी कुछ लोग 10 बताते हैं, जो 10वां जोड़ते हैं वो वात्सल्य रस को जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो श्रृंगार का ही एक पार्ट है। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विपरीतार्थ शब्द बताइए। तो ग्रस्त का मतलब होता है ग्रस्त होना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मुक्त होना। बड़ा सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द है। तो तिमिर माने होता है अंधेरा। तिमिर माने क्या होता है? अंधकार या अंधेरा, ठीक है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रकाश, आलोक, ठीक है। आलोक या प्रकाश एक ही चीज होता है, तो इसका तिमिर का अपोजिट हो जाएगा आलोक। प्रश्न नंबर 17 है, सामान्य का विपरीतार्थ क्या होगा? सामान्य मतलब नॉर्मल सा है, ऑर्डिनरी सा है, तो इसका विशिष्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक, है ना। थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। तो सामान्य का विपरीत क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो उठ जाना, रूष्ट जाना, सोकर उठना, ना भाई मर जाना। ठीक है, कहते नहीं उठ जाओ नहीं तो उठा देंगे। समझ गया ना, तो इसका ये मतलब होता है। प्रश्न नंबर 19 है, कनक कनक थे 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, या बौराए जग व पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक देख रहे हैं 2 बार आया है। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। मैंने आपको कहा था एक शब्द की आवृत्ति अगर 2 या 2 से अधिक बार हो और उनका अर्थ अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वहां पर यमक अलंकार होता है। लेकिन अगर कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, उसकी आवृत्ति हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन शब्द की बात मैंने कही थी, यमक अलंकार होता है। अब इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। का एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, तो कुछ लोगों को अगर मतलब देखिए 2 तरह के लोग होते हैं संसार में। एक को अगर कनक मिल जाए तो वो बौरा जाता है, दूसरा भी ऐसा ही होता है। एक कनक का मतलब धतूरा, अगर कुछ लोग मतलब किसी को धतूरा खिला दो तो वो पागल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारा सोना या पैसा एक साथ देख लेते हैं तो वो भी पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक कनक का मतलब है धतूरा, एक कनक का मतलब है स्वर्ण या धन संपदा। प्रश्न नंबर 20 है, जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहां पर होता है, क्या होता है, कौन सा रस होता है? ठीक है, कौन सा रस होता है? तो श्रृंगार, वियोग या फिर संयोग। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, क्योंकि श्रृंगार की 2 भेद यहाँ पर हैं, एक का वियोग और एक संयोग। वियोग तब होता है जब बिछड़ना, जब नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब जब रावण सीता को हर ले जाता है तो श्री राम विलाप कर रहे होते हैं वन में और बोलते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, लेकिन यहाँ पर नायक और नायिका के मिलने की बात हो रही है तो ये संयोग श्रृंगार होगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है? मैंने आपको अच्छा नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया था, इसमें जब भी इसका विच्छेद करोगे तो इसमें कोई ना कोई कारक चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। यज्ञ वेदी मतलब यज्ञ की वेदी, यज्ञ की वेदी। आजन्म, आ जन्म, इसमें तो भाई नहीं है तत्पुरुष, क्योंकि इसका विच्छेद होगा पूरा जन्म। ठीक है, आ जन्म, तो आ प्लस जन्म निकल के आएगा, आ और जन्म। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहे हैं ना ये आपका है अव्यय। क्या है? अव्यय है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राजकुमार, ठीक है, राजकुमार यानी राजा का कुमार, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास ही होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला। अच्छा, मैं आपको एक बार समास रिवीजन करवा देता हूँ। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ, सारे समास आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। तो इसमें एक पद होता है अव्यय होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यथाशक्ति। ठीक है, इसका विच्छेद करोगे तो यथा अलग निकलेगा, शक्ति अलग निकलेगा, यानी ये शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे यथा जो है ना अव्यय है, और अव्यय कैसे पहचानोगे? उससे हमेशा कई सारे शब्द बन रहे होंगे। आप देखोगे ना, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, यथा शक्ति बन गया है, और यथा भक्ति भी कर सकते हो, है ना। देखो कई सारे शब्द बन जाएंगे, तो ये हो गया अव्ययी भाव। बहुब्रीहि क्या होता है? इसमें जो शब्द दिया होता है एग्जैक्टली जब आप उसका विच्छेद करोगे ना तो वो कोई अलग ही अर्थ दे देगा। जैसे मैं कहूं नीलकंठ, क्या मैं कहूं नीलकंठ, तो इसका जब आप विच्छेद करोगे तो निकलेगा जिसका कंठ नीला है, या नीला है जिसका कंठ, कौन? शिव जी। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? जो शब्द होता है उसका अलग ही अर्थ दे रहा। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी गणेश जी। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में यानी विष्णु जी। तो ये है आपका बहुब्रीहि समास। फिर आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अभी मैंने इसमें बताया, जिसमें कोई ना कोई एक कारक चिन्ह छुपा होता है। फिर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण या विशेष्य होता है, यानी एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होता है। जैसे कि नील कमल, क्या? नील कमल यानी नीला कमल, तो कमल कैसा है? नीला है, तो ये कर्मधारय समास होता है। फिर आता है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सबसे इजी समास यही होता है, द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, ठीक है, ऐसे डैश लगा देते हैं, माता पिता यानी इसका विच्छेद कर देंगे, माता और पिता, तो द्वंद्व समास ये हो गया। फिर आता है हमारा लास्ट वाला द्विगु समास। द्विगु समास में कोई ना कोई जो शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे कि चौराहा, चौराहा,
पंचवटी, त्रिभुज, है ना, पंचभुज, तो ये क्या है, एक संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो ये द्विगु समास होता है। तो इस तरह से 6 समास होते हैं और आपको ये याद रखने हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा रची हुई, तो यहाँ पे तो तत्पुरुष है, इसका विच्छेद करेंगे, तुलसी के द्वारा रची हुई, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा, बहुब्री नहीं हो सकता, अव्यय भाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि अव्यय नहीं है। बहुब्री होना है तो कोई अलग ही शब्द दिखेगा, मतलब ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, लंबोदर है, दशानन है ना, नीलकंठ है, पीताम्बर है, ये सब कुछ शब्द होते तो भाई हम कहते बहुब्री है, लेकिन ये बहुब्री नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 23 है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो भाई तो इसमें कारक चिन्ह आ गया ना, कारक चिन्ह आ गया मतलब इसमें भी तत्पुरुष है। द्विगु होगा नहीं, क्योंकि द्विगु होने के लिए इसमें संख्यावाची होना चाहिए था, संख्या तो वाची तो है ही नहीं। द्वंद्व होने के लिए ऐसा डैश करके लगा होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क्या तालु है, मूर्धा है, कंठ है या फिर ओष्ठ है? तो का वर्ग का वर्ण हो या पूरा वर्ग ही हो, उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। आ को विसर्जनी या नाम कंठ है, यानी आ और पूरा का पूरा का वर्ग, का खा गा घा अंगा, है ना, और हा, इसके अलावा जो विसर्ग लगा होता है, ये सारे का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है? वो होता है आपका कंठ। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर का उदाहरण है? ह्रस्व मतलब देखिए, स्वर 3 तरह के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत। तो ह्रस्व जो होता है वो सबसे छोटा वाला होता है, जैसे आ, ई, उ, ठीक है, आ, ई, उ, तो ये हो गया आपका ह्रस्व स्वर हो गया। तो इसमें से कौन से मैच कर रहा है? ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाए। बाकी दीर्घ में आपके जितने आते हैं वो सारे आ जाएंगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, है ना, औ, ये सारे क्या आ जाते हैं? दीर्घ में आ जाते हैं। प्लुत में क्या आता है? इसमें देखिए, इसमें इसमें दो मात्राएं होती, इसमें एक मात्राएं होती, इसमें 2 से ज्यादा मात्राएं होती। जैसे आप पढ़ोगे तो ओम, ओम तो देर तक निकलेगा, प्लुत हो जाएगा, ऐसे कि ऐसे राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लुत वाला स्वर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? अब सर्वनाम का टाइप यहाँ पे दे दिया है, तो ये किस तरह का सर्वनाम है ये पूछ रहा है। तो निजवाचक कौन सा है? तो स्वयं, स्वयं, खुद, मैं अपने आप यह काम करता हूं, तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो सर्वनाम मुख्य रूप से आप देखोगे तो 6 प्रकार के होता है। तो एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर होता है निश्चयवाचक, फिर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फिर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और फिर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, यह बालक छोटा है, पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो यह बालक छोटा है, क्या गुणवाचक है? नहीं। क्या संख्या है? संख्या तो है ही नहीं। क्या परिमाण है? परिमाण भी नहीं है। सार्वनामिक विशेषण है इसके अंदर। जब भी विशेषण का टाइप पूछे तो 4 ही टाइप आपको बताने होते हैं, जीएस-पीएस, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का मतलब होता है एक सर्वनाम, यानी बालक का क्या क्या कह रहा है? यह बालक छोटा है, तो इसमें यह शब्द लगा है। वह घर मेरा है, ये वही लड़की है, यह वही लड़की है जिसने मेरा पर्स चुराया था, है ना, यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की थी। तो इस तरह की जो वो सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें जो विशेषण होता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। गुणवाचक क्या होता है? जैसे कि काली गाय घास चरती है, तो गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक क्या होता है? इसमें कोई संख्या दी जाती है, जैसे 5 लड़के इस दीवार को बनाते हैं, तो 5 क्या हो गया? संख्यावाची हो गया। परिमाणवाचक क्या है? जैसे कि चाय बनाने में 2 किलो चीनी लगती है, तो यहाँ पर परिमाण दे दिया गया। चाय बनाने में 2 किलोग्राम चीनी का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर परिमाण दे दिया गया, तो परिमाणवाचक विशेषण। तो ये आपको 4 बताने होते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप
आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गई होंगी चीजें आपको। तुलसीदास ये किसकी रचना है? आप कहोगे तुलसीदास की, नहीं, तुलसीदास जो रचना है तुलसीदास की नहीं है, ये निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तुलसीदास रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इसके अलावा आप इनकी और रचनाएं याद रख सकते हैं, अनामिका, ठीक है, अनामिका है, अणिमा है, अनामिका है, अणिमा है और परिमल है ना, ये सारी जो रचनाएं हैं वो किसकी है? वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और तुलसीदास भी इन्हीं की रचना है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से तत्सम छाटिए, छाटिए नहीं छाटिए। तो दही तो भाई तद्भव है, क्योंकि दही का जो तत्सम होता है वो होता है दधी। नीम भी तत्सम नहीं है, नीम का होता है निम्ब, क्या होता है? निम्ब तत्सम होता है। कर्पूर, हाँ ये सही है, क्योंकि कपूर का जो तत्सम होता है वो कर्पूर होता है, तो इसका तद्भव कपूर हो गए। और हाथ का भी नहीं है, क्योंकि हाथ का जो है वो हस्त होता है तत्सम, तो ये भी तद्भव है, तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को ही पहला महाकाव्य माना गया था। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद बरदाई ने की थी। किसने की थी? चंद बरदाई ने की थी। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे और आपका आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आपने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बताइए चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचुएशानाम तालु, रीटोराशाना मूर्धा, अकु विसर्जनीयानाम कंठा या उपोध्यान्यमान ओष्ठो। ठीक है, अब आप बताइएगा इनमें से मैंने कौन सा फॉर्मूला बोला है, इसमें से कौन सा सही है चा वर्ण के लिए। मैंने चारों के लिए फॉर्मूला बता दिया, फिर से बता देता हूं। इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, अकु विसर्जनी यानाम कंठा, उपूप ध्यान्यमान ओष्ठव। ठीक है, अब मैंने चारों के फॉर्मूले बताए हैं, अब आप सही सही बताइएगा। आप जैसे भी निकालते हो उच्चारण करके ही निकालते हो, मुझे पता है, फॉर्मूले से आप नहीं निकालते। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और इस वीडियो के बारे में अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर बताएं। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही अच्छी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।